हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मेरे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर सक्सेस पॉइंट पर। और आज अपने पढ़ेंगे स्टोक्स लॉ के बारे में, स्टोक्स नियम के बारे में। बाईलैंग्वेज क्लासेज रहती है, उसी प्रकार से अपने आज भी क्लास जो बाईलैंग्वेज ही रहेगी। और DSSS का एक नोटिफिकेशन जारी हुआ था, उसकी वीडियो भी मैंने बना रखी है। यदि आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो एक बार उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, एक बार उस वीडियो को ज़रूर देखना। ठीक है, जिन्होंने पेट 2023 का एग्ज़ाम दिया था वो उस फॉर्म को ज़रूर भरना। 3440 वैकेंसीज है, तो नंबर ऑफ वैकेंसीज भी खूब है उसके अंदर। ठीक है ना, तो एक बार उस फॉर्म को ज़रूर भरिएगा जिन्होंने पेट 2023 का एग्ज़ाम दिया हुआ है, क्योंकि वो स्टूडेंट उसके लिए एलिजिबल हैं। ठीक है, BSc वाले स्टूडेंट भी उसके लिए फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, लेकिन BSc वाले स्टूडेंट्स का वो पेट 2023 का एग्ज़ाम दिया हुआ होना चाहिए। ठीक है, बाकी आप इन्फॉर्मेशन उस वीडियो के अंदर देख सकते हैं। तो चलिए अपने स्टार्ट करने जा रहे हैं स्टोक्स लॉ को। स्टोक्स नियम बिल्कुल छोटा सा टॉपिक है स्टोक्स लॉ। सोयल टेक्सचर के अंदर करना था, लेकिन उस दिन क्या है लाइट के कारण जो है वीडियो छोटी बनाई थी। ठीक है ना, तो देखिए स्टोक्स लॉ की बात करते हैं। तो स्टोक्स लॉ क्या होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है और किसके लिए यूज होता है, इसके बारे में अपने आज के इस क्लास के अंदर पढ़ेंगे। जो स्टोक्स लॉ होता है इसका यूज़ कहाँ पे करते हैं, अपने सोयल के जो टेक्सचर होता है यानी मृदा कणाकार जो होता है उसके विश्लेषण में, उसके एनालिसिस के अंदर जो है अपने स्टोक्स लॉ का यूज करते हैं। तो अपने क्या ले सकते हैं कि स्टोक्स लॉ इज यूज्ड फॉर सोयल टेक्सचर एनालिसिस। ठीक है, जो मृदा कणाकार है उसके विश्लेषण के लिए अपने स्टोक्स नियम का यूज करते हैं। या अपने ऐसे भी बोल सकते हैं कि मैकेनिकल एनालिसिस के लिए भी अपने स्टोक्स लॉ का यूज करते हैं। मैकेनिकल एनालिसिस का मतलब हो गया यांत्रिक विश्लेषण। ठीक है, तो यांत्रिक विश्लेषण के अंदर अपनों ने कौन कौन से मेथड पढ़े थे, तो सोयल टेक्सचर वाली क्लास के अंदर मैंने आपको दो मेथड बताए थे। एक तो बताया था इंटरनेशनल पिपेट मेथड और एक बताया था बायोकोस हाइड्रोमीटर मेथड। ठीक है, वो दोनों किसके अंदर आते थे, मैकेनिकल एनालिसिस के अंदर आते थे, यांत्रिक विश्लेषण के अंतर्गत आते थे। तो उनके लिए भी किसका यूज किया जाता है, अपने स्टोक्स लॉ का यूज किया जाता है। ठीक है, इसके बाद में इसका फॉर्मूला सबसे इंपॉर्टेंट है। तो फॉर्मूला इसका क्या होता है, V इक्वल टू 2/9 R² G PS माइनस PW अपॉन में नीटा। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला होता है। तो स्टोक्स लॉ का फॉर्मूला आपको अच्छे तरीके से याद होना चाहिए। एग्जाम के अंदर बहुत बार जो है सीधा फॉर्मूला ही पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो आपको फॉर्मूला जो है अच्छे तरीके से याद होना चाहिए। ठीक है, कई बार वो क्या करते हैं, जब आपके ऑप्शन वाले जो एग्जाम देते हो, जैसे आप कंपटीशन एग्जाम दे रहे हो या थ्योरी एग्जाम के अंदर भी क्या है ऑप्शन वाले क्वेश्चन आते हैं ना एक एक नंबर के, तो उनके अंदर ऑप्शन के अंदर क्या कर देते हैं, वो इस 2.9 को घुमा देंगे यानी 9/2 कर देंगे। तो वहाँ पे भी बच्चे कन्फ्यूज हो गए। या क्या करेंगे, PW माइनस PS लिख देंगे। ठीक है, तो ऐसी चीज़ों के अंदर वो क्या करते हैं, कन्फ्यूज करते हैं। ठीक है, तो आपको अच्छे तरीके से याद रखना है कि हमेशा छोटा अक्षर ऊपर बड़ा अक्षर नीचे और PS माइनस PW, यानी इसको आप एक ट्रिक से भी याद रख सकते हो, सोयल वाटर से। ठीक है, तो सोयल वाटर के अंदर S पहले आ रहा है और W बाद में आ रहा है, तो वही पहले S आएगा फिर W आएगा। ठीक है, तो सोयल वाटर से भी इसको आप याद रख सकते हो। अब देखिए ये जो V है इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है वेलोसिटी ऑफ सोयल पार्टिकल्स। हिंदी में भी बताऊंगा, हिंदी मीडियम वाले टेंशन मत लेना। ठीक है, V का मतलब क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ सोयल पार्टिकल्स। ठीक है, हिंदी मीडियम वाले लिख सकते हैं मृदा कणों का वेग। ठीक है, हिंदी मीडियम में क्या लिखेंगे, मृदा कणों का वेग। और यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको सोयल साइंस बिल्कुल ही बेसिक लेवल से करवाई जाती है। ठीक है, बेसिक टू हाई करवाएंगे। अपने कंपटीशन लेवल वाली आपने क्लासें ली होगी तो आपको पता होगा। और साथ में जो भी गवर्नमेंट जॉब्स आती है एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में, वो उन सभी का नोटिफिकेशन आपको यहाँ पे मिलता है। ठीक है, तो V का मतलब हो गया वेलोसिटी ऑफ सोयल पार्टिकल्स। R², R का मतलब क्या होता है, रेडियस। ठीक है, तो अब यहाँ पे रेडियस किसकी होगी, रेडियस ऑफ सोयल पार्टिकल्स।
ठीक है, रेडियस ऑफ सॉइल पार्टिकल्स। तो हिंदी मीडियम वाले क्या लिखेंगे, मृदा कणों की त्रिज्या, मृदा कणों की त्रिज्या, समझ आ गया, रेडियस ऑफ सॉइल पार्टिकल्स। ठीक है, तो रेडियस जो है, आर का मतलब क्या होता है, रेडियस होता है, तो सॉइल पार्टिकल्स की क्या होगी, रेडियस होगी। जी का मतलब क्या होता है, एक सेकेंड, जी का मतलब होता है ग्रेविटेशनल फोर्स। जी का मतलब क्या होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स जो है जी का मतलब होता है, यानी गुरुत्वाकर्षण बल। ठीक है, तो जी का मतलब यहाँ पे क्या हो गया, ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्वाकर्षण बल। ठीक है, उसके बाद में आता है पी एस। पी एस का मतलब क्या होता है, डेंसिटी ऑफ सॉलिड। ठीक है, यानी अपने ये लिख सकते हैं कण घनत्व, हिंदी मीडियम वाले लिख सकते हैं कण घनत्व, डेंसिटी ऑफ सॉलिड। और पी डब्ल्यू का मतलब क्या होता है, डेंसिटी ऑफ वाटर, या लिक्विड भी याद रख सकते हैं आप। ठीक है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड। ठीक है, यह हो जाएगा द्रव घनत्व। ठीक है, तो याद रखना है, पी एस का मतलब क्या होता है, डेंसिटी ऑफ सॉलिड, और पी डब्ल्यू का मतलब क्या होता है, वाटर लिक्विड होता है, तो मतलब डेंसिटी ऑफ लिक्विड यानी द्रव घनत्व और कण घनत्व। ठीक है, इस चीज़ के अंदर कंफ्यूज मत होना, मैंने आपको ट्रिक भी बता दी, सॉइल वाटर से आप याद रख सकते हो, एस पहले आएगा, डब्ल्यू बाद में आएगा। ठीक है, उसके बाद में नीटा आता है। नीटा का मीनिंग क्या होता है, विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड। ठीक है, विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड, विस्कोसिटी क्या होती है, पारगम्यता। ठीक है, तो हिंदी मीडियम वाले क्या लिखेंगे, द्रव पारगम्यता। ठीक है, विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड, द्रव पारगम्यता। ठीक है, तो ये वी का मतलब भी देख लिया क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ सॉइल पार्टिकल्स। आर स्क्वायर का मतलब क्या होता है, रेडियस ऑफ सॉइल पार्टिकल्स। जी का मतलब होता है ग्रेविटेशनल फोर्स। पी एस का मतलब क्या होता है, डेंसिटी ऑफ सॉलिड। पी डब्ल्यू का मतलब क्या होता है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड। और नीटा का मतलब क्या होता है, विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड। ठीक है, ये हो गए इसके अंदर क्या क्या चीज़ क्या होती है। तो एक बार इस सभी को रफ कर देते हैं, फिर अपने द्वारा फॉर्मूला लिखते हैं और इसके अंदर इसका कंसेप्ट समझते हैं। तो देखो, दोबारा इस फॉर्मूले को लिख रहे हैं, v इजकल टू 2/9 आर स्क्र जी पी एस माइनस पी डब्ल्यू अपॉन में नीटा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ये क्या है, कांस्टेंट है। 2/9 ये भी क्या है, कांस्टेंट है, वैल्यू दे रखी है। पी एस भी कांस्टेंट होता है और पी डब्ल्यू भी कांस्टेंट होता है। ठीक है, और नीटा भी क्या होता है, कांस्टेंट होता है। ठीक है, ये भी कांस्टेंट है, ग्रेविटेशनल फोर्स भी कांस्टेंट होता है, और ये दोनों चीज़ें भी क्या होती हैं, कांस्टेंट होती है। और नीटा भी क्या होता है, जो पारगम्यता होती है, विस्कोसिटी होती है, वो भी क्या होती है, कांस्टेंट होती है। तो अपने पास क्या बच गया, आर स्क्वायर। तो इसको अपने ऐसे भी लिख सकते हैं, आर स्क्वायर, v प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। ठीक है, तो यहीं से अपनी डेफिनेशन बन रही है, बस इसी कंसेप्ट को समझाने के लिए दोबारा फॉर्मूला लिखा है। ये कांस्टेंट हो गए, तो जो वेलोसिटी है उसके प्रोपोर्शनल कौन रह गया, रेडियस रहेगी, आर स्क्वायर रहेगी। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन कैसे बनती है, इंग्लिश मीडियम वाले लिख लो, एक बार लिखा भी दूंगा ब्लैक बोर्ड पे, पहले समझ लो कि जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी ऑफ स्फेरिकल पार्टिकल इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ रेडियस, दैट इज कॉल्ड स्टोक्स लॉ। ठीक है, स्टोक्स लॉ क्या बोलता है कि जो वेलोसिटी होती है या कणों का जो वेग होता है वो त्रिज्या के दोगुनों के समानुपातिक होता है, प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, तो एक बार मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इसकी डेफिनेशन, उसके बाद में आप जो है याद रखना इसको, वेलोसिटी ऑफ
spherical particle, velocity of spherical particle is proportional to square of radius that is called स्टोक्स लॉ। ठीक है, ये होती है स्टोक्स लॉ की डेफिनेशन। ठीक है, तो आपको इसके अंदर इसका यूज जो मैंने दो बता दिए, प्लस इसका फॉर्मूले के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं उनके आपको नाम पता होना चाहिए। PW का मतलब क्या होता है, जैसे द्रव घनत्व, कण घनत्व, गुरुत्वाकर्षण बल, त्रिज्या, इसका मतलब हो गया वेग, इसका मतलब क्या हो गया आपका पारगम्यता। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, प्लस ये डेफिनेशन। ठीक है, डेफिनेशन को आप ये कंसेप्ट याद रखना कि जो वेलोसिटी है वो रेडियस की क्या होती है, दुगनी होती है। ठीक है, दुगनी के प्रोपोर्शनल टू होती है। तो हिंदी मीडियम वाले भी लिख लेना कि कणों का वेग, ठीक है, कणों का वेग त्रिज्या के दोगुने के समानुपातिक होता है, इसे ही स्टोक्स लॉ कहते हैं। ठीक है, क्या लिखोगे, कणों का वेग त्रिज्या के दोगुने के समानुपातिक होता है, इसे ही स्टोक्स नियम कहते हैं। ठीक है, तो ये होगी स्टोक्स लॉ की डेफिनेशन। ठीक है, तो अपनों ने इसके यूज देख लिया, कहाँ यूज होता है इसका, तो इसका यूज होता है अपने जो मैकेनिकल एनालिसिस करते हैं या टेक्सचर के एनालिसिस में होता है। प्लस इसका फॉर्मूला हो गया V = 2/9 r²g PS - PW/मीटा। और उसके बाद में इसकी जो है ये याद रखना है कि जो वेलोसिटी होती है वो रेडियस की क्या होती है, प्रोपोर्शनल टू होती है। ठीक है, प्लस ये डेफिनेशन आपको अच्छी तरीके से याद होगी। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। और जो अपना शॉर्ट टेक्सचर था वो कंप्लीट हो चुका है, उसके अंदर सिर्फ अपना स्टोक्स लॉ बचता था, वो अपनों ने आज कर लिया है। और एक चीज़ याद रखना, सपने हमेशा बड़े रखना। ठीक है, जब बड़े सपने होंगे, ठीक है, तो उतने अपने को क्या होगी, सक्सेस होने के चांस ज़्यादा होते हैं। ठीक है, तो ज़िंदगी में मेरी एक बात ज़रूर याद रखना, सपने बड़े रखना, क्योंकि जब सपने औकात से बड़े होंगे तभी तो इनकम औकात से ऊपर आएगी। ठीक है ना, तो जो है अपने सपने जो है बड़े रखिए। ठीक है, और कोई भी जॉब्स आए, ठीक है, उसके पहले सिलेबस को देखिए। हमेशा ये कंसेप्ट बना के रखना भी कोई गवर्नमेंट जॉब आ रही है, पहले उसका सिलेबस देखिए और उसके अंदर देखें कि ये सब्जेक्ट मैंने कवर कर रखा है, ये सब्जेक्ट अपने पढ़ने वाला रहता है, तो उससे आपकी प्रिपरेशन के अंदर जो है थोड़ी सी हेल्प मिलती है आपको। ठीक है, ये अपना स्टोक्स लॉ कंप्लीट हो गया। कल अपने जो है सोल स्ट्रक्चर को स्टार्ट करेंगे। चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। थैंक यू।